हेलो दोस्तों। और क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है वो इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया तो आपके क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपने डेली बाय डेली प्रैक्टिस कर रखी है तो वो क्या होता है कि कम से कम टाइम में आप कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर ये आपको वीडियो जो है मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर, आपका ये पढ़ाना मुझे अच्छा लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे कैसे करना है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िए और अपने माइंड में ही सोचिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन के लिए 3 चीज़ें आप जरूर सोचिए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे। उसके बाद पेन उठाइए। धीरे धीरे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस ऐसी बन जाएगी कि आप जब पढ़ोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। ठीक है, तो चलिए आप करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है, बताता हूँ मैं इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है कि 180 लोगों की औसत वजन जो है 45 किलोग्राम है और इनमें से 60 महिलाएं हैं और सभी महिलाओं का औसत वजन कितना है, 50 किलोग्राम है। तो पुरुष का औसत वजन कितना होगा। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि 180 लोग हैं जिनका औसत वजन 45 किलोग्राम है। तो हम क्या करते हैं, 180 लोगों का टोटल वजन निकाल सकते हैं यहाँ से। और 60 महिलाओं का क्या है, जिसमें से 60 महिलाएं हैं उनका औसत वजन जो है, एवरेज वेट जो है वो 50 केजी है। तो हम महिलाओं का टोटल वेट निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर हम टोटल वेट में से महिलाओं का टोटल वेट निकाल दें तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ पुरुष का टोटल वेट बचेगा। और पुरुष की संख्या से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या हो जाए, मिल जाएगा पुरुष का एवरेज वेट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो 180 लोगों का टोटल वेट कितना हो जाएगा, 180 लोगों का कुल वजन कितना होगा भाई। जाहिर सी बात है कि क्या करते हैं, 180 लोग हैं और एवरेज वेट इनका कितना है, 45 किलोग्राम। तो हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 8100। कितना, 8100। भाई इसको 90 कर देते हैं, इसको भी 90 कर, दो का गुणा कर दिया तो 90, तो 9 9 8100 हो गया। ठीक, कह रहा है कि जिसमें इनमें से 60 महिलाएं हैं तो 60 महिलाओं का एवरेज वेट भी दिया है और महिलाओं की संख्या, तो 60 लोगों की, 60 महिलाओं की संख्या कितनी है, 60 महिलाओं का कुल वजन, सॉरी, कुल वजन कितना हो जाएगा। भाई 60 महिलाएं हैं, इनका एवरेज वेट कितना है 50, तो ये कितना हो जाएगा, 5 छक्के 3, मतलब 3000 केजी। इसका 81 केजी, इसका 3000 केजी।
तो अब भाई 60 महिलाएं थी, अब अगर टोटल में से इसमें क्या है, मेल एंड फीमेल दोनों थे, अगर मैं इसमें से 180 लोगों में से 60 महिलाओं का क्या करूं, टोटल वेट घटा दूं, तो कितने 120 पुरुष बचेंगे। 120 पुरुष का कुल वजन कितना होगा, भाई 8100 में क्या करेंगे, घटा दिया हमने तो कितना बच जाएगा, 5100। 5100 क्या जी, क्या है, पुरुष का टोटल वेट है, 120 पुरुष का, तो एवरेज वेट कितना होगा पुरुष का, मेल कितना होगा भाई। हम क्या करते हैं, टोटल सम में से, टोटल एज में से क्या करते हैं, नंबर ऑफ पुरुष, नंबर ऑफ पर्सन से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो 120 से हमने भाग दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 चौका 12, 17 त्रिक 51, 170, ये कितना होगा 85, और यहाँ कितना 2, तो 85 का आधा कितना होता है, 42.5 होगा, कितना 42.5 kg, एवरेज वेट कितना आ गया हमारा, 42.5 kg। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, और ये कहानियां भी आपको नहीं लिखनी है, डायरेक्ट आपने क्या करना है, 180 में 45 का गुणा करके 60 और 50 का गुणा करके घटा देना है, और जो आए, भाई 60 महिलाएं हैं तो 180 में 60 महिलाएं हैं तो 120 पुरुष हैं तो 120 से भाग दे देना है। तो ये कहानियां नहीं लिखनी है जो मैंने हिंदी में लिख लिख के आपको बताई है पूरी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे ध्यान से पढ़िए, मैं यही कहूंगा कि इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें दिया कुछ नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इतनी कहानियां उसने दे रखी है, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो आप इसका आंसर जो है माइंड में बता सकते हो। तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 66.66% की वृद्धि के कारण विकास ने 1680 रुपए की समान राशि से 16 किलोग्राम चीनी कम खरीदी, तो चीनी का पुराना मूल्य नए मूल्य का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, पुराने मूल्य से नए मूल्य का कितना प्रतिशत है, मतलब नए मूल्य से पुराना मूल्य कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। तो हमें इसकी जरूरत है 1680, क्योंकि यहाँ पे तो उसने बता दिया है ना कि 66.66% की वृद्धि हो रही। तो देख लेते हैं 66.66% का मान क्या होता है, पहले बताइए, इसका मान कितना होता है 2/3, क्योंकि 33.33% का मान होता है 1/3, तो भाई दुगना है तो 2/3 हो जाएगा कि नहीं। अगर हमारी पुरानी वैल्यू ओल्ड ओल्ड प्राइस कितनी थी, 3 थी, तो 66.66% मतलब 3 का 66.66% कितना होगा 2, मतलब 3 से 2 ज़्यादा है, कौन सी, न्यू प्राइस हमारी, कितनी न्यू प्राइस, तो ओल्ड प्राइस एंड न्यू प्राइस दिया है। ठीक, न्यू प्राइस क्या दिया है इनका रेशियो भाई, ओल्ड की 3 थी तो न्यू की कितनी आई हमारी, 3 से 2 5 आई, कितनी आई न्यू प्राइस 5। भाई 66.66% ज़्यादा है ना, तो पहले 3 थी तो 66.66% मतलब 2, 3 का 66.66% कितना होगा 2, मतलब 2 ज़्यादा है, तो कितना हो गई 5। तो हमसे पूछा क्या है, देख लीजिए कि विकास ने 1680 रुपये के सामान से 16 किलोग्राम चीनी कम खरीदी। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है कि चीनी का पुराना मूल्य नए मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो भाई हमें अगर एवरेज परसेंटेज चाहिए तो हमें क्या चाहिए, दो लोगों के बीच का रेशियो, जिसके बीच का वो पूछ रहा है, तब भी तो हम बता सकते हैं। तो हमें क्या मिल गया, ओल्ड एंड न्यू प्राइस का रेशियो मिल गया कि नहीं मिल गया। तो हमसे पूछा क्या है कि जो है नए का पुराना कितने प्रतिशत है, नए से
पुराना कितना प्रतिशत है भाई, पुराना कितना है 3 है, और किससे पूछ रहा है 5 नए से, तो जिससे पूछेगा उसको हम क्या करते हैं नीचे करते हैं, परसेंटेज में चाहिए तो 100 से क्या कर दिया गुणा कर दिया, तो कितना आ गया हमारा भाई 5 20 20 ते आए 60% आया, कितना है 60%। तो हमारा नए मूल्य का कितना प्रतिशत है पुराना 60%। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो बाकी ये चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए दी थी, ये चीज, इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, जब ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे ध्यान से पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, इसे भी क्वेश्चन को ध्यान से ही पढ़िएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, दो रीजन होती है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे, ये चीज़ तो आपको पता ही चल जाती है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में अनवांटेड चीज़ दे दी जाती है, ताकि आप उसमें को लेकर कंफ्यूज रहें, आपको लगे कि इसका भी कहीं ना कहीं हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिना यूज़ किए भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है, बताता हूँ मैं इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है कोहली जो है एक यात्रा को 5.5 घंटे में पूरा कर सकता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 28 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा आधा भाग 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। ठीक है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा ये करो कि वो कितना टोटल, हम मान लेते हैं कि 2x डिस्टेंस वो गया, आधा डिस्टेंस मतलब x, आधा डिस्टेंस मतलब x, आधा डिस्टेंस किस स्पीड से गया 28 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और आधा डिस्टेंस किसने गया 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और टोटल जो टाइम लगा वो कितना लगा 5.5 घंटे। तो यहाँ पे t1 टाइम लगा, यहाँ पे t2 टाइम लगा, और टोटल टाइम कितना लग गया t1 प्लस t2 बराबर 5.5 घंटे। तो यहाँ से अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, भाग दे दूंगा, प्लस यहाँ कितना टाइम लगा, डिस्टेंस वही है, स्पीड कितनी है 16, तो टाइम कितना लग गया 5.5 घंटे। अब सॉल्व कर लीजिए इसे, कितना होगा 16 का गुणा इधर किया 28 का इधर किया तो 16x प्लस 28x, और नीचे कितना हो जाएगा 16 और 28 का गुणा हो जाएगा, और इधर कितना हो गया 5.5, तो 16 28 कितना 44, 44x बटा 16 गुणित 28 बराबर 5.5, तो 11 चौके 44, 11 पच्चीस 55.5। ठीक, और यहाँ कितना होगा 4 सत्ते 28, तो x का मान कितना होगा 16 सत्ते 112, 112 का पॉइंट में किया है तो कितना होगा भाई 56, x का मान 56 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है भाई 2x, 2x बराबर कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है 2 गुणित 56 बराबर कितना 112 किलोमीटर हुआ। तो कौन सा सही है हमारा ये डी वाला। तो क्या क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था, और इतना लंबा करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो माइंड में कर लोगे, बस एक आध स्टेप हो सकता है आपको लिखना पड़े। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, लेकिन पहले आप इसे पढ़िए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिए।
तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का आपस में बदल देने पर उनका मान 20% बढ़ जाता है। तो यदि अंकों के बीच का अंतर 1 है तो मूल संख्या क्या होगी। ठीक है, कह रहा है कि when the digit of two digit number are interchange its value increase by 20%. If the difference between digit is 1 then what is the original number। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप समझिए कि दो अंकों की एक कोई संख्या है। ठीक है, अगर उसको बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वो 20% बढ़ जाएगी, पहली संख्या से दूसरी संख्या 20% बढ़ जाएगी। कह रहा है उनके दो अंकों के बीच का अंतर, अंकों के बीच के अंतर क्या है, 1 है। तो संख्या बतानी है हमें कि संख्या कौन सी थी। ठीक, तो हमने मान लिया, एक बात बताइए कि अगर कोई संख्या होगी तो दो अंकों की तो क्या होगी, जैसे 35, 45 या फिर कुछ भी मान लीजिए 41। तो इसमें हम क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अगर हमको इसको लिखना हुआ तो हम क्या करते हैं, इसको भाई 30 + 5 लिख सकते हैं। ठीक, एक अंक उसका ये हो गया, एक अंक ये हो गया। अरे इसको भी देख लीजिए भाई, इसको हम क्या करेंगे, 4 40 × 5 लिखते हैं। इसको कितना लिखना हुआ, एक ऊपर और इधर लिख दिया, 4 इधर 40। तो ये कितना, ऐसे हम लिख सकते हैं। भाई देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, 10 का गुणा हो रहा है दहाई का अंक, दहाई का अंक, और ये इकाई का अंक हो गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इसमें हमेशा दहाई के अंक में 10 का गुणा हो रहा है, तो माना संख्या हमारी क्या हो जाएगी। अब हमें पता नहीं है ना भाई, किसी का अंक पता है, इकाई का अंक या दहाई का अंक पता है, नहीं पता। तो हमने संख्या मान ली कितनी, 10x। भाई यहाँ पे जैसे 3 था, हमने क्या मान लिया, x मान लिया, प्लस इकाई का अंक कितना मान लिया, y मान लिया। तो संख्या हमारी क्या होगी, हमेशा यही होगी, होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे देख लीजिए, अगर दो अंक हैं 3 और 5, अगर मैं लिखना चाहूँ तो 35 आएगा कि नहीं भाई, दहाई का अंक कितना है, 3 है, तो 3 का गुणा 10 में किया 3 और 5 35 आएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया कि मैंने संख्या कैसे मानी। अब इसमें कह रहा है कि संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। अब बदल देते हैं, पहले कितनी थी ओल्ड में, ओल्ड में ये है हमारी 10x + y। अब कह रहा है बदल दिया जाए, बदल दिया हमने, बदल दिया तो न्यू संख्या कितनी होगी भाई। अब ये अंक हमने बदल दिया, ये y इधर चला गया, x इधर चला आया। तो अंक बदलने की बात की है तो अंक हमने क्या किया, डिजिट हमने बदल दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि बदलने पर उसका मान 20% बढ़ जाता है। कितना, 20% बढ़ जाता है। अगर हम मान लें कि ओल्ड और न्यू की बात हो रही है, तो अगर हमारी ओल्ड कितनी थी, 100 मान लेता हूँ, तो 20% न्यू बढ़ जाती है, तो इसका कितना, 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा। तो ये कितनी हो जाएगी, 120 होगी। तो ये कितना, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120। रेशियो क्या है ओल्ड और न्यू का, 5 और 6 का आया, कितना आया, 5 और 6 का रेशियो आ गया। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 10x + y और 10y + x बराबर हमारा क्या आ गया, 5 6 का रेशियो आया। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 60x + 6y बराबर कितना, 50y + 5x। ठीक, तो अब क्या यहाँ से कितना आ गया, y को इधर लाते हैं, x को इधर ले जाते हैं, तो 55x बराबर कितना, 44y हुआ। तो 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44। तो x और y का रेशियो क्या मिल गया हमें, 4 और 5 का रेशियो मिल गया। एक्स वाई का रेशियो हमें क्या मिल गया, 4 और 5 का, कितना मिल गया, 4 और 5 का रेशियो मिल गया। ठीक है, तो एक बात बताइए कि यहाँ पे कह रहा है यदि अंकों के बीच का अंतर, भाई ये एक्स वाई हमारे क्या थे, अंक ही तो थे, क्या थे, अंक ही तो थे, डिजिट ही तो थे। अगर मैं मान लूँ कि हमारी 4x डिजिट है, सॉरी 4a है, और ये कितनी है डिजिट, 5a है, तो कोई दिक्कत भाई। यहाँ पे देखा जाए तो अंतर कितने का है, a का अंतर है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं एक अंक का अंतर है, तो a बराबर कितना, 1।
तो हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी, ए का मान रख दिया तो ये 5 हो गई, और ये कितनी हो गई, 4 हो गई। तो अब संख्या कौन सी होगी, नंबर कौन सा हो जाएगा भाई हमारा, संख्या हमारी हमने क्या मानी थी, 10x + y। अब x की जगह हम क्या रख दिया हमने, 4 रख दिया तो 40 हो जाएगा। अब y की जगह 5 रख दिया तो 45 हो गया कि नहीं हो गया हमारा। तो हमारी कौन सी संख्या आई, 45, बी वाला। यहाँ पे हमने ए माना है, नहीं मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं भाई। 4 से 1 यूनिट बढ़ रही है, देखा जाए तो इनके बीच का अंतर कितना है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का मान 1, तो 5 यूनिट का मान 5, और 4 यूनिट का मान 4। तो x का मान भी 4 मिल गया, y का मान 5 मिल गया, तो संख्या में रख देंगे तो आ जाएगा। ठीक है आंसर। तो आ गया होगा समझ में आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप शॉर्ट में कैसे करोगे। ये सीधे सीधे पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ये मिक्सचर एलिगेशन का फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, तो आप, मैंने इतना बता दिया, अब आप करो, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए, आपने कर लिया होगा क्योंकि मैंने हिंट भी दे दिया था। तो मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा दो वस्तुएं जो हैं दो वस्तुएं कुल 240 रुपए में खरीदी गई। ठीक है, दुकानदार ने एक वस्तु को 25% लाभ पर और दूसरी को 15% हानि पर बेचा, और कुल मिलाकर 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो महंगी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था। ठीक है, एक बात बताइए आप, कि उसने दो वस्तु खरीदी 240 रुपए में, वो ये बोल रहा है। एक को क्या किया उसने, 25% के प्रॉफिट पे, एक को 15% लॉस पे बेच दिया। और उसे जो ऑल ओवर प्रॉफिट हुआ, देखा जाए लॉस और प्रॉफिट दोनों मिला के, तो उसे कितना हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि जो महंगी वस्तु थी उसका सेलिंग प्राइस क्या था। तो आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए ना, तब उस हिसाब से डिसाइड करोगे कि कौन महंगी वस्तु थी, कौन सस्ती वस्तु थी। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, 25% प्रॉफिट पे बेच देंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ क्या यूज होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन का फॉर्मूला यूज होगा, एलिगेशन का। ठीक है, तो मिक्सचर एलिगेशन में क्या होता है भाई, या तो प्रॉफिट रखेंगे या तो लॉस। मैं मतलब कहने का अर्थ, यहाँ प्रॉफिट और लॉस रखते हैं, यहाँ भी प्रॉफिट और लॉस रखते हैं। यहाँ पे क्या रखते हैं, ऑल ओवर, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ऑल ओवर प्रॉफिट या लॉस रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और यहाँ पे जो आता है हमारा सॉल्व करने के बाद, वो क्या आता है हमारा, सीपी का क्या आता है, रेशियो आता है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू आती है। यहाँ पे जो आता है वो सीपी का रेशियो आता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो रख देते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि क्या है, दुकानदार ने एक वस्तु को 25% किस पे बेचा, प्रॉफिट पे बेचा। तो प्रॉफिट कितना है, 25% प्लस का। और यहाँ पे क्या किया, दूसरी वस्तु, पहली वस्तु ये है गई, दूसरी वस्तु हमारी ये हो गई। इसको क्या कर रहा है, कितने लॉस पे बेच रहा है, 15% लॉस पे बेच रहा है। अब ऑल ओवर देखा जाए तो ऑल ओवर कितना है, ऑल ओवर कितना है भाई हमारा, सॉरी, यहाँ पे ऑल ओवर कितना है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% प्रॉफिट में दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व किया तो क्या, 25 में से 10 गया तो कितना, 15, और फिर 10 में से 15 गया तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और 10 में से 15 जाएगा तो माइनस का 15, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 25। तो ये हमें रेशियो कितना आ गया, 5 में 25, 5 में 15।
तो हमारा रेशियो कितना आ गया, 5 और 3 का। ये रेशियो किसका आ गया, हमारा सीपी का। कहने का अर्थ जो एक वस्तु है वो 5, दूसरी कितनी की है, 3 की। तो चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि हमारी जो एक वस्तु है उसकी कीमत 5x है, दूसरे की कितनी है, 3x। तो 8x बराबर कितना भाई, 8x बराबर कितना, 240। दोनों वस्तुओं की कीमत कितनी है, 240। x बराबर कितना, 30। x बराबर कितना, 30। तो अब हमें x का मान मिल गया, तो हम कॉस्ट प्राइस नहीं बता सकते हैं। इसकी कितनी हो जाएगी, 150। और इसकी कितनी हो जाएगी, सॉरी इसकी 90। ठीक है, इसकी 90 रुपये, इसकी कितनी, 150 रुपये। लेकिन हमसे पूछा क्या था, महंगी वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है। तो महंगी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया, महंगी वस्तु कौन सी भाई, जो 150 रुपये में खरीदा वो, या 90 रुपये में जो खरीदा वो। भाई जो 150 रुपये में खरीदा वही तो हमारी क्या होगी, महंगी वस्तु होगी। तो कह रहा है उसका विक्रय मूल्य, भाई इसको 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो आप बताओ कि इसका 25% कितना होगा, 150 का। 25% मतलब 1/4, तो 150 का 1/4 कितना होगा, 25% का मतलब कितना, 1/4। तो कितना होगा, 150 का आधा कितना हुआ, 75। 75 का आधा कितना, 37.5। तो अगर 150 की खरीदा था और 37.5% का 37.5 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी भाई, जुड़ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 37.5 रुपये जोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 187.5 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस। तो आया समझ में, कौन सी होगी, 187.5 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस। तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, लेकिन आप खुद से ट्राई जरूर कीजिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है दो इनलेट पाइप क्रमशः 15 और 20 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, और एक आउटलेट पाइप है प्रति घंटे 20 बाल्टी पानी खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप मिलकर एक खाली टैंक को 30 घंटे में भरते हैं तो टैंक की क्षमता कितनी। ठीक है, तो कह रहा है कि दो इनलेट पाइप है, इनलेट मतलब दो भरने वाले पाइप हैं और एक खाली कर रहा है उसको। ठीक है, तो अगर ए को चालू किया जाए, बाकी को ना चालू किया जाए, तो वो 15 घंटे में वो टंकी को भर सकता है, मतलब पूरा कार्य कर सकता है। ठीक है, और बी को ही चालू किया जाए तो बी अकेले उसको 20 घंटे में भर सकता है। ठीक, आगे कह रहा है कि जो खाली करने वाली टैंक है वो 20 बाल्टी प्रति घंटे खाली कर रही है। और फिर आगे कह रहा है कि तीनों को खोल दिया जाए, मतलब ए बी और सी मान लेते हैं जो खाली कर रहे हैं, तो खाली करने को भी खोल दिया जाए तो वो कितने टाइम में, 30 घंटे में भरते हैं। मतलब दो भर रहे हैं और एक साथ के साथ खाली कर रहा है, तो उसे भरने में पूरी टैंक जो है वो 30 घंटे लगेगा। ठीक है, क्योंकि भाई दो भर रहे हैं, एक खाली कर रहा है। ठीक है, तो इसको कितना टाइम लग जाएगा, 30 घंटे लगेंगे। तो आप एक बात बताइए कि वो कह रहा है कि उसकी क्षमता कितनी होगी। क्षमता के लिए हमें क्या चाहिए कि अगर वो 20 बाल्टी प्रति घंटे खाली कर रहा है, तो अगर हमें ये टाइम पता चल जाए कि सी उसे अगर भारी टंकी है, अगर कितने घंटे में खाली कर सकता है, तो अगर कितने घंटे में वो पूरी खाली कर सकता है, तो 1 घंटे में वो 20 बाल्टी खाली कर रहा है, तो जितना घंटा मिलेगा उसमें हम गुणा करके बता नहीं सकते कि उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। भाई टंकी जितनी भरी होगी वही तो उसकी कैपेसिटी है। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी बात होती है कि क्वेश्चन को समझना, और आप क्वेश्चन तभी समझ पाओगे जब उसे कई बार पढ़ोगे।
तो मैं यही इसीलिए कहता हूँ कि क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, और क्वेश्चन ही आपको बताता है कि इसे करना कैसे है। एग्जाम में अगर आपको एक बार में पढ़ते ही क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आपका 50% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ इसे करते कैसे। तो दो इनलेट पाइप, एक को हमने मान लिया एक इनलेट पाइप ए, इसे क्या करते हैं 15 घंटे में भर रहा है। तो यहाँ पे हम टाइम लेते हैं, टाइम कौन सा लेते हैं भाई, जिसमें पूरा कार्य हो रहा हो, मतलब कोई भी कार्य पूरा हो रहा, भरने का, खाली करने का, या फिर कोई और कार्य, मतलब पूरा होना चाहिए। तो यहाँ ए जो है 15 घंटे में पूरी टैंक को भर सकता है, माना हमने। इनलेट पाइप है ये, इनलेट पाइप, इनलेट पाइप। और दूसरा कितना है, 20 घंटे में इसे भर सकता है पूरी टैंकी को। आगे कह रहा है कि यदि तीनों पाइप मिलकर एक खाली टैंक को 30 घंटे में भरते, तो हमने क्या मान लिया, ए भर रहा है, बी भी भर रहा है, और सी खाली कर रहा है। ठीक है, तो कितना घंटे लग रहा है, 30 घंटे लग रहा है। तो एक बात बताइए, अगर हम ए को इसको भरने वाला मान ले, ए को भरने वाले को प्लस प्लस, और इसको हम क्या मान लें माइनस, सी जो है वो खाली कर रहा है इसलिए माइनस मान लिया। बस आपको ये डिनोट करने के लिए कि ये खाली कर रहा है। ठीक, दो भर रहे हैं इसलिए प्लस, बाकी और कुछ इसका है नहीं ये। तो यहाँ पे हमारा टोटल वर्क कितना आ जाएगा, अब तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं ना। तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ही क्यों लेते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, एलसीएम इसलिए देते हैं ताकि जब हम इनके टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड करें तो इफिशियंसी आएगी, और इफिशियंसी जो आए वो इक्वरेट आए, दशमलव में ना आए। नहीं तो हम टोटल वर्क कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं मान सकते। जो टोटल वर्क मानेंगे हम उसका यूज हर जगह वही करना है, बस अंतर इतना है। ठीक, तो हम इसलिए इनका एलसीएम लेते हैं ताकि जब हम टाइम से डिवाइड करें तो इफिशियंसी आएगी हमारी, और इफिशियंसी जो आए वो एक्यूरेट आए। और अगर हमने मान लिया कुछ, मान लीजिए अपने से 100 200 400 मान लिया, तो हो सकता है कि दो में तो एक्यूरेट वैल्यू आए, तीसरे में हो सकता है दशमलव में आए। तो दशमलव में आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसे सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ही मानते हैं। ठीक है, तो 15 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, जाहिर सी बात है। तो अब हमें क्या मिल गया, टाइम, टोटल वर्क। तो वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम, ये तो पता ही। तो अगर हमें इफिशियंसी चाहिए तो हम क्या करेंगे, वर्क में टाइम से भाग दे दिया। तो वर्क कितना है हमारा 60, 60 में 15 से भाग दिया तो कितना हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, ये कितना होगा 20 तिहाई 60, ये प्लस है क्योंकि भाई भर रहे हैं ये, इनकी इफिशियंसी क्या है, प्लस है, भर रहे हैं। यहाँ भी क्या है, 30 घंटे में भर रहा है। तो ये कितना कि 30 दूनी 60, 2 आया। यहाँ पे ये ए की एफिशिएंसी है, ये बी की एफिशिएंसी है, और ये किसकी है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है। अगर हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए तो कितना आएगा, क्योंकि हमें टाइम चाहिए ना, कितनी देर में खाली कर रहा है, तो उसके लिए हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई, यहाँ में देखा जाए तो 4 3 7, 2 में से 7 अगर जाएगा तो माइनस का 5 आएगा। अब भाई ए बी की जगह रखोगे 4 3 7, 7 को इधर लाओगे तो कितना होगा, -7 हो जाएगा, +2 -7, तो सी बराबर कितना 5 आएगा माइनस का। ठीक, तो सी की इफिशियंसी इतनी आ गई, टोटल वर्क कितना आएगा, तो खाली करने में, सी द्वारा खाली करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि सी जो है खाली कर रहा है, तो सी द्वारा पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, खाली करने में कितना समय लगेगा, समय कितना होगा भाई, समय ये हो जाएगा कि टोटल वर्क, भाई टाइम चाहिए तो क्या करेंगे, टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग दिया, टोटल वर्क हमारा ये है 60, और इफिशियंसी कितनी है -5। तो हम माइनस, मैंने क्या किया, डिनोट ये करता है कि ये खाली कर रहा है बस। तो कितना आ जाएगा, ये 12 घंटे, मतलब कहने का अर्थ है कि 12 घंटे में वो खाली कर देगा। कितने घंटे में, 12 घंटे में वो पूरी टैंक को खाली कर देगा। तो कैपेसिटी पूछिए ना, टैंक की क्षमता हमसे पूछिए। तो अगर एक घंटे में 20 बाल्टी पानी निकालती है, तो एक बात बताइए कि 12 घंटे में कितनी निकालेगी, 20 गुणित 12 कितना निकालेगी, 240 बाल्टी निकालेगी।
तो कौन सा सही है हमारा, ये सी वाला। ठीक, समझ में आ गया होगा। मैंने एक बाई एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की और तब भी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में समझ में आएगा जरूर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी चाहूँ तो 10 क्वेश्चन आपको मैं जल्दी जल्दी करा के खाली हो सकता हूँ, लेकिन आपको सबसे बड़ी बात होती है कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप अपने से उसे कितना छोटा कर लोगे ये आप खुद भी जानते हो, क्योंकि जितनी आप कैलकुलेशन किए रहोगे उतना माइंड। जैसे मैंने इतनी पूरी कहानी लिखी है हिंदी में, आपको लिखने की जरूरत थी? जाहिर सी बात है कि नहीं जरूरत थी। आपको सी का मान पता चलता तो जाहिर सी बात है माइंड में ही आ जाता कि अगर 60 में 5 से भाग दिया तो 12 घंटे आएगा, 1 घंटे में 20 तो 12 घंटे में 240। ये पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। ठीक है, तो ये तो मैंने समझाने के लिए आपको पूरी कहानी लिखी तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये। आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, मैं यही कहता हूँ बार बार कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जितनी बार क्वेश्चन को आप पढ़ोगे ना, क्वेश्चन आपसे कुछ ना कुछ कहेगा जरूर, और यही चीज आपके लिए एग्जाम में प्रॉफिटेबल होगी जब आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ के समझ जाओगे कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। ठीक है, तो चलिए करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है कि P की वर्तमान आयु Q की वर्तमान आयु से अनुपात 4:3 है। ठीक है, और 3 वर्ष पहले उनकी आयु में अंतर R की आयु के 33.33% के बराबर था। यदि 7 वर्ष बाद R की आयु 25 वर्ष होगी तो Q की वर्तमान आयु क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या दिया है, P और Q की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है कितनी, P और Q की प्रेजेंट एज की, प्रेजेंट एज की रेशियो क्या दे रखा है उसने, 4:3 का। आगे कह रहा है कि 3 वर्ष पहले उनकी आयु में अंतर, मतलब P और Q की आयु में अंतर जो है R की आयु के 33.33% के बराबर था। तो 33.33% का मान आप जानते हो कितना होता है, 1/3 होता है। तो अगर R की आयु 3 वर्ष थी, 3 थी, ठीक है मान लेते हैं, तो P और Q की आयु कितनी होगी भाई, 3 का 33.33% कितना होगा, 1 होगा। 3 का 33.33% कितना, 1 होगा। मतलब ये एक क्या है, 3 वर्ष पहले P और Q की आयु का एज का डिफरेंस है, क्योंकि 33.33% के बराबर थी। तो आप बताइए कि P माइनस Q और R का रेशियो मिल गया, वो भी 3 साल पहले का। ठीक है, तो ये कितना आया हमारा, 1 आया, ये कितना आया, 3 आया, इतना आ गया। ये क्या है, 3 वर्ष पहले का है, ये प्रेजेंट एज का है। तो भाई अगर हमें पी क्यू आर तीनों को मर्ज करना है तो हमें या तो तीनों को 3 साल पहले चेंज करना पड़ेगा, या तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको प्रेजेंट एज में लेके आना पड़ेगा। या तो पी क्यू को हम 3 साल पहले लेके जाएं, या तो पी क्यू आर इसको हम क्या करें, प्रेजेंट एज में लेके आए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बात आप हमें बताइए कि इससे हट के थोड़ा सा। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम कि P की एज आज जो है प्रेजेंट में, और Q की एज जो है वो प्रेजेंट में कितनी है, 25 और 30 मान लेता हूँ। ठीक है, 25 और 30 मान लेता हूँ। तो आप एक बात बताओ, ये मैंने माना है, ठीक है, तो इनके बीच का एज डिफरेंस कितना है, 5 ईयर। 5 ईयर है कि नहीं, इतना समझ में आया। अगर मैं कहूँ कि 3 साल बाद क्या होगा इनका एज डिफरेंस, 3 साल बाद कितना होगा भाई, 3 साल बाद दोनों में आ जाते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 28 साल का ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 33 साल का हो जाएगा। तब भी क्या होगा, इनके बीच का एज डिफरेंस कितना होगा, 28 5 33 साल।
5 ईयर तब भी होगा। मैं कहता हूँ कि चलो 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 38 साल का, और ये 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, 43 साल का। तब भी जी इनके बीच का एज डिफरेंस कितना है, 5 ईयर ही होगा। अब समझ में आया कुछ? तो कहने का अर्थ है कि इनके बीच का एज डिफरेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो अगर 3 साल पहले ये थी इनके बीच की एज डिफरेंस, तो प्रेजेंट में भी क्या होगी, प्रेजेंट में भी क्या होगी इनकी एज डिफरेंस, 1 होगी। अगर 1 होगी तो ये किसका, आर का मान कितना होगा भाई, जाहिर सी बात है कि 33.33%, आर का 33.33% 1 है, तो ये कितना होगा, 3 होगा, जाहिर सी बात है। तो ये क्या है, प्रेजेंट एज भी इनका क्या होगा, रेशियो यही होगा, 1 और 3 का ही रेशियो होगा। कहना ये चाह रहा था मैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देख लें तो कितना है, पी और क्यू का प्रेजेंट एज का अंतर कितना है, रेशियो का 1, और यहाँ पे भी क्या है, अंतर 1 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी 1 है अंतर, यहाँ पे भी 1 अंतर है, तो हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू आर तीनों को मर्ज कर सकते हैं। भाई अगर यहाँ पे अलग अलग होता तो उसको क्या करते हैं, अंतर को बराबर करते हैं, तब मर्ज करते हैं। लेकिन यहाँ भी 1 है अंतर और यहाँ भी 1 अंतर है, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू और आर को हमने क्या किया, मर्ज कर दिया। तो पी का मान कितना, 4, क्यू का मान कितना, 3, और आर का मान कितना, आर का मान कितना आ गया हमारा यहाँ पे, 3x, 3 सॉरी, ठीक। तो कह रहा है कि यदि 7 वर्ष बाद आर की आयु 25 वर्ष होगी, तो प्रेजेंट एज हमने इतना दिया है रेशियो में, तो हमने मान लिया कितना, इसकी 4x है प्रेजेंट, 4x ईयर, इसकी 3x, इसकी कितनी 3x। तो कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट में अगर इसकी आर की 3x है, तो 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 7 ईयर आफ्टर कितना हो जाएगा, बात कितनी होगी भाई, 3x प्लस 7 कितनी हो जाएगी, इतनी। कह रहा है कि 7 वर्ष बाद आर की आयु 25 होगी, हमारी कितनी है 7 वर्ष बाद, इतनी। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 25 वर्ष होगी, तो x का मान यहाँ से निकल आएगा भाई, 7 इधर जाएगा, 18, 18 में बट्टा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो x का मान हमें कितना मिल गया, 6। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे क्या पूछा है कि क्यू की वर्तमान आयु, क्यू की वर्तमान आयु कितनी है, इतनी है ना, 3 गुणित 6 बराबर कितना, 18 साल होगी। तो कौन सा हमारा सही है, ये बी वाला, ठीक। समझ में आ गया होगा, प्रॉपर मैंने एकदम डिटेल बाय डिटेल आपको समझाने की कोशिश की है। और जब आप समझ जाओगे ना, तो ये जो कहानियाँ इतनी लंबी लिखी है, आपको नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। और ऐसे ही क्वेश्चन अभी मैंने शुरू में पहला ही क्वेश्चन हमारा था, मैंने बताया है, तो इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, और आपको सॉल्व करके इसका आंसर देना, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हो, मैं मेरी बारी है, बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है 5 छात्रों का औसत वजन 45 किलोग्राम है, सबसे भारी और सबसे पतले छात्र के वजन में अंतर 24 किलोग्राम का है, और अन्य 3 छात्रों का औसत वजन 49 किलोग्राम है, तो सबसे भारी छात्र का वजन क्या होगा, ठीक है। तो 5 छात्र हैं, मान लेते हैं सबसे भारी ये है, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है, सबसे छोटा ये है, ठीक है। सबसे भारी 5 छात्र, तो एक बात बताओ कि 5 छात्रों का कुल वजन नहीं निकाल सकते आप, 5 छात्रों का कुल वजन कितना होगा, अगर मैं इसको सबसे भारी वाले को x, इसको y मान लेता हूँ, ठीक है, इसको कुछ भी नहीं मान रहा हूँ, चाहे तो आप मान सकते हैं ABC। तो 5 छात्रों का कुल वजन कितना होगा, आप बता नहीं सकते भाई, एवरेज दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, तो हमने क्या करता है, गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 225 kg,
और आगे कह रहा है सबसे भारी और सबसे पतले छात्र के वजन में अंतर, सबसे भारी x, सबसे छोटा y, तो इनके बीच का अंतर, वेट का अंतर कितना है, कितना है, 24 kg है। ये इनका वेट है भाई, kg ने माना है, ठीक। और कह रहा है अन्य 3 छात्रों का औसत वजन 49 किलोग्राम है। तो 3 छात्र ये हो गए हमारे, तो 3 छात्रों का टोटल वेट कितना होगा, 3 छात्रों का कुल वजन कितना होगा भाई, उनका एवरेज दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है, तो हम बता नहीं सकते, गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 147। तो आप बताइए कि अगर ये टोटल 5 हमें पता है, टोटल वेट इतना है, अगर 3 का पता है तो हम इन 2 का बता नहीं सकते। तो 2 छात्रों का कुल वजन, और 2 छात्र हैं कौन कौन से, 2 छात्र हैं कौन कौन से भाई, x और y, और x y का वजन कितना होगा भाई, 225 टोटल वजन था, 3 लोगों का पता है, हमें 147 निकाल देंगे तो पतले और उनका बचेगा कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 53 और 25 कितना, 78, 78 kg है इनका टोटल वेट, x प्लस वाई, सबसे मोटे और सबसे पतले का। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 78, एक्स वाई माइनस बराबर इतना, तो x प्लस वाई बराबर कितना, 78। अब क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, y से y कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, ये कितना आ गया हमारा 2x, और 2x बराबर कितना भाई, 7 2 9, 8 4 12, 102, x बराबर कितना, 51 kg, कितना, 51 kg। तो सबसे भारी वाला कौन था भाई, हमारा x ही तो था, x का वजन कितना आ गया, 51 kg आया, ठीक। समझ में आ गया होगा, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सिंपल ही था, और ये कैलकुलेशन आपने माइंड में ही कर सकते थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिक यूज़ करना, ट्रिक मतलब क्या, अपना माइंड यूज़ करना है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी, बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है यदि 9% चीनी वाले 15 लीटर घोल को उबालने पर 5 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो शेष घोल में चीनी की प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एक जो है चीनी का घोल है जिसमें 9% जो है, 15 लीटर का घोल है जिसमें 9% जो है वो चीनी है। अब क्या किया गया कि उसको घोल को उबाल दिया गया और 5 लीटर पानी वाष्पित हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, तो उसमें पूछ रहा है कि चीनी का परसेंटेज कितना है, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल। फाइनल में उबालने के बाद 5 लीटर वाष्पित हो गया, तो उसमें पूछ रहा है कि चीनी का प्रतिशत क्या होगा। चीनी का प्रतिशत हमें कैसे पता चलेगा भाई, कैसे निकालते हैं कि टोटल, टोटल हमारा मिक्सचर कितना है, मतलब वाटर और चीनी से कितना परसेंट है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए ना पहले कि चीनी उसमें है कितना, तब ना हम बताएंगे। तो चलिए एक बात बताइए आप हमें कि अगर मैं चीनी और पानी के घोल को उबालूं तो वाष्पित क्या होगा, वाष्पित मतलब उड़ेगा क्या, वाष्पित मतलब क्या, उड़ना। तो क्या होगा, चीनी उड़ के जाएगा, चीनी नहीं उड़ता भाई, चीनी तो हमारा उतना ही रहेगा, ठीक है, चीनी उतना ही रहेगा, उड़ेगा तो क्या, सिर्फ और सिर्फ पानी, ठीक। तो चलिए
यहाँ पे अगर 15 लीटर का घोल है तो चीनी की मात्रा कितनी होगी इसमें? इनिशियल में देखा जाए तो चीनी कितनी होगी हमारी? चीनी की मात्रा कितनी होगी आप बताओ। पहले प्रॉपर मैं बेसिक से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चीनी की मात्रा कितनी होगी आप बताओ। आप अगर कह रहा है कि 9% होगा 15 लीटर घोल में, अगर टोटल 15 है और 15 लीटर में 9% चीनी है तो 15 का 9% कितना होगा भाई? भाई 100 करेंगे, परसेंटेज से हटाया तो ये कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15, यहाँ कितना 20, तो 9 त्रिक 27 बटा 20 लीटर जो है हमारा वो क्या होगा? चीनी होगी। ठीक, अगर इसको दशमलव में चेंज करना चाहो तो कितना होगा? 1.35 होगा। कितना होगा? 1.35 कितना होगा भाई? जाहिर सी बात है 1.35 लीटर होगा। अब कह रहा है कि 5 लीटर वाष्पित हो गया तो बचा कितना? अब घोल बचा कितना? फाइनल में देखा जाए तो घोल बचा कितना भाई? 5 लीटर वाष्पित हो गया तो घोल की मात्रा, शेष घोल की मात्रा बची कितनी भाई? कितनी बच गई? 15 लीटर था जिसमें से 10 लीटर उड़ गया तो घोल की मात्रा कितनी बच गई? अब सॉरी 5 लीटर उड़ गया तो बचा कितना? 10 लीटर। ठीक, 10 लीटर। तो अब इसमें चीनी कितना, वो कितना है? पानी। पानी देखा जाए तो पानी की मात्रा कितनी है भाई? चीनी की मात्रा मैंने क्या कहा? चेंज नहीं होगी। तो 10 में से 1.35 क्या है हमारा? चीनी है। तो चीनी निकाल दिया तो कितना बच जाएगा? ये 8.65 लीटर क्या हो गया हमारा? वाटर हो गया। वाटर हो गया। तो हमसे पूछा क्या? शेष घोल में चीनी का प्रतिशत। अब आप एक बताइए कि मिल्क एंड वाटर यहाँ पे, सॉरी मिल्क एंड शुगर कितना है? अरे यार, वाटर एंड शुगर, सॉरी, हमेशा वही क्वेश्चन आता है ना, मिल्क एंड वाटर, इसलिए वाटर एंड शुगर का मान कितना मिल गया हमें? ठीक है, तो शुगर का मान कितना, वाटर का मान कितना है? 8.65 और शुगर कितना है? 1.35। अगर देखा जाए तो टोटल कितना था हमारा? 10 लीटर। तो हमसे पूछा क्या है? पूछा क्या है भाई? शुगर की मात्रा। तो 1.35 अपॉन टोटल कितना? 10 लीटर। परसेंटेज में चाहिए तो क्या करेंगे? अगर किसी चीज़ को हमें परसेंटेज में पूछना होता है तो हम क्या करते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि इतना हमें क्या मिल गया, वाटर इतना शुगर, तो आपसे पूछे कि इसमें शुगर की मात्रा कितनी है तो आप क्या कहोगे? ऐसे ही कहोगे कि 1.5। अगर 10, हाँ, तो ये नहीं बताओगे ना, टोटल बताओगे कि टोटल जो है हमारा 10 लीटर है, जिसमें से परसेंटेज अगर कोई पूछे कि शुगर की परसेंटेज कितनी है तो आपने यही नहीं कहोगे कि 1.35 लीटर हमारा जो है वो शुगर है। और टोटल कितना है? टोटल हमारा 10 लीटर है। तो परसेंटेज चाहिए तो हम क्या करेंगे? 100 से हम गुणा कर देते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा? 13.5%। क्या है ये? शुगर। फाइनल में हमारा शुगर कितना आ गया? इतना आ गया। समझ में आ गया? तो इसमें से कौन सा है? कोई नहीं। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो मैं अपने आप को गायब कर लेता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो एक बात बताइए कि अब हम दूसरा मेथड देख लेते हैं। जो इतनी कहानियां मैंने समझा दी, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सेकंड मेथड क्या है हमारा? सेकंड मेथड ये कह लीजिए कि यहां पे देखा जाए तो कितना है? 9% है किसका? 15 लीटर का। 9% हमारा क्या है? टोटल का 15% है। अब हमारा शुगर मान लेते हैं कितना है? x। और टोटल अब कितना है? अब हमसे भी तो यही तो पूछ रहा है ना कि टोटल का कितना परसेंट है। तो टोटल अब हमारा बचा कितना? 10। यहाँ पे हमारा टोटल 15 था, यहाँ पे हमारा टोटल 10 था। तो अब हम क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9 त्रिक 27% बटा ये क्या आएगा? 2 नीचे आएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा? 13.5% आया।
कहने का अर्थ था कि भाई हमारी शुगर की मात्रा चेंज हो रही है, नहीं हो रही है ना। यहाँ 15 में 9 शुगर था, यहाँ हमने मान लिया कि 10 में x शुगर है, 10 में x% शुगर है, तो हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया। तो समझ में आ गया होगा। आप इसे जब बार बार पढ़ोगे, ट्राई करने की कोशिश करोगे ना, तो ज़्यादा तेजी से समझ में आएगा, और प्रैक्टिस करते रहोगे तो काफ़ी चीज़ें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, और मैं आ जाता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है 28 सेमी व्यास वाले एक गोला का पिज्जा को इस प्रकार काटा जाए जहाँ है कि हर टुकड़े का केंद्रीय कोण 36 डिग्री हो, तो प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये हमारे पास कोई पिज्जा है, पिज्जा भाई गोल ही होता है, ऐसा तो है नहीं कि वो चौकोर होता है, गोल ही होता है। उसका कह रहा है कि डायमीटर, व्यास जो है ये कितना है, 28 है, तो मतलब त्रिज्या कितनी होगी, 14 कह रहा है कि एक स्लाइस काटा जाता है, ये 14 मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है। 14 से त्रिज्या, कह रहा है उसका एक स्लाइस जो है वो 36 डिग्री काटा जाता है, उसकी एक स्लाइस जो है उसकी 36 डिग्री। तो एक बात बताइए कि पूरा सर्कल कितना होता है, पूरा सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर एक सर्कल 36 डिग्री है तो उसमें स्लाइस की संख्या कितनी होगी, n बराबर, स्लाइस की संख्या कितनी होगी, टुकड़े की संख्या। अगर एक टुकड़ा 36 डिग्री का है तो 360 डिग्री भाई सर्कल का क्या हो, 360 डिग्री, तो एक टुकड़ा 36 डिग्री, तो टोटल कितने टुकड़े हो गए, 10 टुकड़े। टुकड़ों की संख्या में पता चल गई, इतना समझ में आ गया, ठीक। अब कह रहा है कि प्रत्येक टुकड़ों का क्षेत्रफल क्या होगा। अब पूरे का क्षेत्रफल हम देख लेते हैं, और टुकड़ों की संख्या से भाग दे दिया तो हमें एक टुकड़े का क्षेत्रफल नहीं मिल जाएगा। तो पूरे पिज्जा का क्षेत्रफल कितना है, पूरे पिज्जा का क्षेत्रफल क्या है भाई, ये सर्कल है, तो सर्कल का क्या होता, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना, 14 सेंटीमीटर, व्यास 28 था तो त्रिज्या कितनी होगी, 14, स्क्वायर है तो 2 बार, तो ये कितना होगा, 7 दूनी 14, तो ये कितना हो जाएगा हमारा भाई, इसको 11 कर लेते हैं, और इसको क्या करेंगे 4, 14 चौका 56, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है ना, 6, 6 5 11, और कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो कह रहा है कि टोटल स्लाइस कितने हैं, 10, तो एक स्लाइस का क्षेत्रफल कितना भाई, ये कितना है, 10 टुकड़े का क्षेत्रफल है ना, ये तो पूरे पिज्जा का क्षेत्रफल मतलब 10 टुकड़े का क्षेत्रफल, तो एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा, नहीं निकाल सकते हो, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना होगा, 61.6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एक टुकड़े का क्षेत्रफल। तो कौन सा सही है हमारा, ये ए वाला। तो ये सेंटीमीटर नहीं होगा, इस क्षेत्रफल की बात किया तो स्क्वायर होगा, यह याद रखनी है, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गया टाइप करने में, ठीक है। तो समझ में आ गया ये कि आया कैसे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी या मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए, और अभी तक आपने स्वयं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मेरा ये पढ़ाना आपको कैसा लगा, आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।